हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और धुआंधार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री के लर्नर्स के लिए जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन ने चैप्टर निपटाया है मतलब पूरे तरीके से पढ़ लिया है। पूरे गर्मजोशी के साथ अपन ने उसके हर एक कंसेप्ट को, हर एक रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लिया है। तो अब समय आ गया है कि हम इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और जो चैप्टर एंड के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की किताब में, उसको अब हम सॉल्व करें। यानी कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जिसको आप कहते हो, जो देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन होता है ना कि यार कि वो क्वेश्चंस कोई समझा तो दे हमें, कोई जैसे हमें टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं तो वैसे वो क्वेश्चंस को भी तो समझाया जाए, क्वेश्चंस को भी तो पढ़ाया जाए। तो उसी के लिए ये सेशन है जिसमें हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और चैप्टर एंड क्वेश्चंस दोनों करने वाले हैं। पहले शुरुआत करेंगे हम लोग भैया इनटेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जो बीच बीच में आपको जो लेक्चर्स, जो थ्योरी टॉपिक्स आते हैं, उसके बीच में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चंस के सबसे पहले हम आंसर करेंगे और फिर हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें पूरे तरीके से चैप्टर एंड के क्वेश्चंस हम करेंगे। पूरी जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में चैप्टर खत्म होने के बाद, वो सारे क्वेश्चंस हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और डिटेल डिस्कशन मतलब हर एक क्वेश्चन की गहराई तक जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनना है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनना है भाई, और कहीं बाहर से नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक कोई सी भी क्लास, कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर तो ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी, जहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, जिसमें आपकी कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन का होता है वीडियो, ये भी वहीं मिल जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर। ठीक है, तो YouTube पर अगर आप जा रहे हो तो YouTube पर जाना अच्छी बात है, लेकिन YouTube पर जो मैनुअली आप टॉपिक सर्च करते हो वो वाली बात खत्म करनी है अगर, तो फिर आप वेबसाइट पर आकर विजिट करें। और वेबसाइट पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और अभी तो भैया बुक्स और ई बुक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको मिलती हैं, उसका एक नया कैटेगरी बना हुआ है जिसको आप वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पूरे तरीके से बुक्स और ई बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है, जो बेसिकली वेबसाइट का जो मेजर पार्ट है, वो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं है, क्योंकि 100% जो एजुकेशन मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्लियर हो गया? चले तो भैया स्टार्ट करते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को। यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका इनटेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द इनटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे पहले क्वेश्चन को भाई। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छी बात है, पहला हमारा वो IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे भी थे। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको नाम दिया हुआ है पहले से कंपाउंड का, आपको उस नाम पर बेस्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। बहुत ही लल्लू सवाल है ये। तो पहले अपन के नाम पढ़ेंगे और नाम के हिसाब से अपन स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। चलें, पहला कंपाउंड है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड मींस प्रोपेनल। ठीक है, और उस प्रोपेनल के अल्फा कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रोपियोनल्डिहाइड आपके पास है, तो प्रोपियोनल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल पहले बना लेते हैं। तो प्रोपेनल मतलब C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका हो गया पहला कार्बन एल्डिहाइड का। इससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन, दैट इज CH, और इससे जुड़ा है एक और कार्बन, दैट इज CH3। अब बेसिकली ये प्रोपेनल होता, ये प्रोपेनल होता, लेकिन उनको प्रोपेनल नहीं चाहिए, मतलब उनको प्रोपियोनल्डिहाइड सिर्फ नहीं चाहिए, उनको उसके साथ अल्फा पे मिथॉक्सी भी चाहिए। बहुत शानदार। अल्फा पे मिथॉक्सी मतलब समझेंगे, ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, मतलब ये जो कार्बन है आपके पास C, ये बेसिकली हमारे एल्डिहाइड का कार्बन है, दैट इज आवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, दिस कार्बन इज ऑफ अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज सेड टू बी अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है।
और अल्फा पे उनको चाहिए मिथॉक्सी, तो कोई बात नहीं, अल्फा पे मिथॉक्सी चाहिए तो देखेंगे यहां पर मिथॉक्सी मतलब कुछ नहीं OCH3, तो ये हो गया अल्फा पर मिथॉक्सी, तो दिस बिकम्स OCH3, तो दिस बिकम्स OCH3। तो आपके पास बन गया ये क्या, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये आपके पास बन गया, है ना। कितना लल्लू चीज, बड़ी आसान है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, अपन को 3 कार्बन रखने थे, 3 कार्बन में अपन ने पहले कार्बन पर एल्डिहाइड रख दिया, इसके अल्फा पोजीशन पर आपको मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, तो ये हो गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकंड वाला स्ट्रक्चर और जोरदार है भाई। सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल है तो एक काम तो बड़ा आसान है, आपके पास 4 कार्बन बनाने, तो CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और H, देखो ये हो गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल में यहां पर CH2 आता, लेकिन वहां मैंने CH2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोक्सी की एक ब्रांच आ रही है, और 3 हाइड्रोक्सी मतलब वही कार्बन जिसमें मैंने एक हाइड्रोजन कम बनाया है। कैसे, ये पहला कार्बन एल्डिहाइड का ये कार्बन जो है ये नंबर 1 कार्बन है भाई, मैंने आपको बताया हर बार, एल्डिहाइड का जो कार्बन है ये कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, याद आया, कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन ने बोले तो उसमें एक सीन होता है ना, कालिया पिक्चर एक बहुत पुरानी मूवी है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। उसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन सर जो है वो मूवी देखने जाते हैं, तो थिएटर के आगे बहुत एक बड़ी, मतलब जो टिकट काउंटर होता है उसके आगे बहुत बड़ी क्यू होती है, बहुत बड़ी लाइन होती है, तो वो साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां से टिकट लेने लगते हैं। तो जो पीछे लाइन में लगे रहते हैं वो लोग चिल्ला चोट करते हैं, जैसे कि यूजुअली होता है, अरे भैया बीच में आ रहे हो ये वो, तो उनको भी बोलने लगे भाई साहब लाइन में आइए। तो अमिताभ बच्चन जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था वहां पर कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो भैया ये कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है। कौन, कार्बन जो एल्डिहाइड का कार्बन है, जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है। ये जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू होगी, तो लाइन वहीं से शुरू होगी मतलब वो पहला कार्बन होगा, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया। तीसरे कार्बन पर CH2 आना चाहिए था, बट मैंने CH इसलिए रखा है क्योंकि थर्ड कार्बन पर एक ब्रांच आएगी, दैट इज हाइड्रोक्सी। तो कहानी कंप्लीट हो गई हमारी, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया और 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इट विल बी टर्म्ड एज ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका पूरा नाम होगा। संपट पड़ गई क्या बात, बड़ा आसान चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां पर आपके पास ये हो गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल और ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पहले 2 नामकरण हो चुके, स्क्रीनशॉट एक साथ लेंगे, लेकिन पहले अपन चलते हैं इसके तीसरे नामकरण पे, मतलब तीसरे स्ट्रक्चर पे। नामकरण तो पहले से कर रखा है, हमको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो तीसरा है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा, पहली चीज तो हमें साइक्लोपेंटेन को पकड़ना है क्योंकि यहां पर हमारा वर्ड रूट है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो ये सारी चीजें जो है पहले यहां से शुरुआत होगी, साइक्लोपेंटेन। एंड व्हाट इज साइक्लोपेंटेन, आपके पास 5 कार्बन क्लोज रिंग में जुड़े होंगे, तो दिस बिकम साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन पे 2 हाइड्रोक्सी है, लेकिन 2 हाइड्रोक्सी किसके रिस्पेक्ट में, कार्बल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, मतलब आपके पास भाई साहब यहां पर एक कार्बल्डिहाइड भी होगा, कार्बल्डिहाइड है CHO, और उसको कार्बल्डिहाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कार्बन आपका साइक्लोपेंटेन में काउंटेड नहीं है, मतलब ये कार्बन अलग है, तो दिस बिकम्स साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब ये हो गया देखो CHO और 1 पर है कार्बल्डिहाइड, ठीक है, तो 1 पोजीशन पर ही कार्बल्डिहाइड होगा, तो ये कार्बल्डिहाइड हो गया, CHO ग्रुप विल बिकम कार्बल्डिहाइड, दिस बिकम साइक्लोपेंटेन। और इस पर 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 पर हाइड्रोक्सी मतलब 2 पर लगा दो भैया OH, तो इट बिकम्स नाउ 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी क्योंकि ये पहला कार्बन हो गया ये वाला जिस पर कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है, और दूसरा कार्बन हो गया ये वाला OH हाइड्रोक्सी। और OH को हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, OH तो वैसे अल्कोहल होता है, लेकिन जब अल्कोहल के सामने कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कौन है यहां पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप, कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो भैया जूनियर्स के नाम बदल जाएंगे, जूनियर्स के नाम चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर जूनियर कौन हो जाएगा,
एल्कोहल और उसका नाम बदलकर हो जाएगा कौन, हाइड्रोक्सी। तो इट बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। फोर्थ स्ट्रक्चर देखें, और जोरदार है। फोर्थ स्ट्रक्चर देखें, 4 ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड जिसके 4th पोजीशन पर ऑक्सो है। व्हाट इज ऑक्सो? एक्चुअली 4th पोजीशन पर कीटोन है, लेकिन कीटोन क्यों नहीं बोल पा रहे यहां पर? क्योंकि एल्डिहाइड उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप सामने होगा तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम बदल जाएगा, बिकॉज वो एक ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप अब नहीं रहेगा। तो इसलिए कीटोन की जगह यहां पर 4 ऑक्सो बोल दिया है। तो बना लेते भैया, 5 कार्बन है पेंटेनल, पहले 5 कार्बन है तो पेंटेनल बना लेते हैं। पेंटेनल इज CH3 CH। मैं इसको अगेन CH क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैं 4 ऑक्सो डालने वाला हूं, और 4 ऑक्सो डाल रहा हूं तो फिर तो C लिखना चाहिए। यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2, और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनल। और पेंटेनल के 4th पोजीशन पर आपको ऑक्सो देना है, तो 4th पोजीशन पर ऑक्सो मतलब यहां पर डबल बॉन्ड O और दे दो। और ये 4th पोजीशन है, कैसे पता? अमिताभ बच्चन ये रहे 1 2 3 4 और 5, तो 4th पोजीशन पर आपको कौन दिख रहा है? ऑक्सो। तो 4th पोजीशन पर आपको ऑक्सो दिख गया, 5 कार्बन की चेन है, तो दिस बिकम्स पेंटेनल। और 1 एल्डिहाइड है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1 पे ही रहेगा, तो पेंटेनल, इसलिए 1 बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? तो हमने 3rd और 4th पार्ट पहले क्वेश्चन का भी कंप्लीट कर लिया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th के अलावा 5th और 6th भी, उसकी भी चर्चा करते हैं। बट ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, इनके स्ट्रक्चर समझ में आए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, कमेंट सेक्शन में बाकी आंसर देते हुए चलेंगे। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 5th क्वेश्चन कह रहा है भैया, डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। इट इज डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। सेक ब्यूटाइल कीटोन है मतलब आपके पास एक कीटोन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ डाइसेक ब्यूटाइल है, मतलब सेक ब्यूटाइल है, दोनों तरफ सेक ब्यूटाइल है। व्हाट इज सेक ब्यूटाइल? 4 कार्बन में एक ब्रांच बन जाए तो सेक ब्यूटाइल बन जाएगा। तो देखो, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O है बीच में, और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेक ब्यूटाइल, और दोनों तरफ है सेक ब्यूटाइल, इसलिए डाइसेक ब्यूटाइल आ रहा है। तो दोनों तरफ अपन सेक ब्यूटाइल बना लेते हैं, तो दिस बिकम्स CH3 CH2 CH, और यहां पर हमारा CH3। सेम इधर CH CH2 CH3, और यहां पर फिर CH3। तो देखो, ये हो गया आपका सेक ब्यूटाइल। समझना आप, स्ट्रक्चर समझना। ये हो गया आपका कौन? सेक ब्यूटाइल। ये दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज सेक ब्यूटाइल, दिस इज ऑल्सो व्हाट यू आर हैविंग एज सेक ब्यूटाइल। तो ये आपका एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, इसको इस तरीके से समझेंगे। ये आपका एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये भी आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया भाई, और बीच में आपका कीटोन हो गया, तो ये आपका कीटोन पार्ट। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, बिकॉज 2 सेक ब्यूटाइल है ना, तो इट विल बी डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। तो दिस विल बी डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। संपट पड़ गई बात, बहुत शानदार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज 4-फ्लोरोएसीटोफिनॉन। 4-फ्लोरोएसीटोफिनॉन। पहली बात तो एसीटोफिनॉन है, मतलब कीटोन ग्रुप है जिसमें एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ 2 कार्बन। एसीटो है तो 2 कार्बन, और उस फिनाइल पे भी 4th पोजीशन पे फ्लोरो है, ठीक है, क्योंकि 4th पोजीशन इस पे तो नहीं आ सकती 2 कार्बन में, क्योंकि 2 ही कार्बन है तो 4th पोजीशन आएगी भी कैसे। लेकिन फिनाइल में 4th कार्बन की पोजीशन आ सकती है, क्योंकि फिनाइल में 6 कार्बन होंगे, तो 4th कार्बन में फ्लोरो भी जुड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। पहले तो मैं एसिडोफिनॉन बना लेता हूं, तो दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये हो गया 2 कार्बन का फिनॉन। अब यहां पर आप क्या जोड़ोगे? एक बेंजीन रिंग, तो यहां क्या जुड़ जाएगा आपका? एक बेंजीन रिंग। तो ये आपका कौन जुड़ गया भाई? बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग जुड़ गई आपकी, ठीक है। अब ये हो गया एसिटोफिनॉन, ये हो गया एसिटोफिनॉन। इसकी 4th पोजीशन पर कौन है? 4th पोजीशन पे फ्लोरीन। तो 1 2 3
और 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पे कौन है? फ्लोरीन, तो फोर्थ पर अपन फ्लोरीन डाल देते हैं, ये लो। अब ये हो गया 4 फ्लोरो एसिटोफेनॉल, तो दिस इज 4 फ्लोरो एसिटोफेनॉल। तो ये बड़ा आसान काम है भाई, अगर आपको पहले से नाम दे रखे और नाम के बेसिस पर आपको क्या बनाने? स्ट्रक्चर बनाने, तो इससे आसान चीज कुछ नहीं है आपके पास। सो दिस बिकम्स 4 फ्लोरो एसिटोफेनॉल, तो आपके पास एसिटोफेनॉल हो गया यहां पर ये, और चौथे पोजीशन पे फ्लोरो आ गया, तो इट बिकम्स 4 फ्लोरो एसिटोफेनॉल। तो ये आपका फाइनली स्ट्रक्चर बन चुका है। संपट पड़ गई क्या बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, बहुत शानदार। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। हालांकि मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, तो अब तुम्हारा अगला पार्ट ये है कि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने सबके, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस पार्ट का, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, बहुत शानदार। आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, बहुत शानदार। और ये लास्ट 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहां पर लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि किस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। चले, बहुत शानदार। सो वी आर डन विद दिस थिंग, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप समझेंगे इसको। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको उसके प्रोडक्ट बताना है कौन है, और उस प्रोडक्ट का आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। सिर्फ नाम से काम नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपका जो टेस्ट होगा वो होगा रिएक्शन का टेस्ट भैया। आपको यहां पर यह बताना होगा यार रिएक्शन क्या करने वाली है, क्या रिएक्ट होकर क्या प्रोडक्ट देने वाला है, वो सारी चीजें। बाकी जो रिएजेंट्स होंगे, जो कैटलिस्ट होंगे, ये सब आपको दे रखे होंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जन में भी कई बार काम आता है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और C2H5CO C डबल बॉन्ड और Cl, तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोपेनोइल क्लोराइड है, दिस इज प्रोपेनोइल क्लोराइड। और एनहाइड्रस AlCl3 है, 100% ये आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। मैं आपको बता देता हूं, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट, क्योंकि देखो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो या एल्काइलेशन हो, 2-3 चीजें कॉमन है। एक तो क्लोरीन डेरिवेटिव होगा कोई, खासतौर से ये एसाइल क्लोराइड या जो इथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड होंगे, और उसके साथ ये लुइस एसिड होगा, एनहाइड्रस AlCl3। और इतना हम इस रिएक्शन को कर चुके हैं पूरे चैप्टर में कि फ्रिडल क्राफ्ट अब हमें रट चुकी है भाई। तो फ्रिडल क्राफ्ट जो है वो 100% यहां पर होगी, एंड दिस विल गो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन। अब इसमें होगा क्या, यहां बेंजीन रिंग का एक H होगा, ये H चला जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, क्योंकि H पर आएगा प्लस चार्ज, Cl पर आएगा माइनस चार्ज, तो क्या निकल जाएगा? यहां पर देखेंगे प्रोडक्ट मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन सा निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट? एक तो HCl निकल गया बाय प्रोडक्ट, प्लस HCl के बाद यहां पर C डबल बॉन्ड और C2H5 इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। तो ये लिखा आपने बेंजीन रिंग, ये लिखी आपने बेंजीन रिंग, ये बनाई आपने बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो, कौन सा C डबल बॉन्ड हो? ये वाला C डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ आपका C2H5, इसके साथ आपका C2H5। तो यहां पर बेसिकली हो गया ये 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आपने फिनाइल दे दिया, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 हो गया। अब आपका कीटोन वाला कार्बन ये 1 हो गया, तो दिस बिकम्स 1 फिनाइल, और कीटोन कौन सा है? ये 3 कार्बन का, 3 कार्बन का कीटोन इज प्रोपेनोन, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। सो दिस बिकम्स 1 फिनाइल प्रोपेनोन, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। क्लियर हो गया? 1 पर फिनाइल है और 1 पर फिनाइल के बाद दिस बिकम्स प्रोपेनोन, बिकॉज इट इज ऑफ 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्लियर हो गया? तो रिएक्शन बड़ी सिंपल थी, यहां से तुरंत हमें Cl और C का बॉन्ड तोड़ देना है। Cl गया माइनस में, C गया प्लस में, यहां से तो H टूटेगा ही, तो H गया प्लस में, कार्बन बना माइनस, प्लस वाला कार्बन गया माइनस वाले कार्बन के पास, माइनस वाला Cl गया प्लस वाले H के पास, H और Cl ने मिलकर HCl बना लिया, और कार्बन ने बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़कर 1 फिनाइल प्रोपेनोन बना लिया। ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मैं सेकंड रिएक्शन यहां पर लिख दूंगा तो जगह नहीं बचेगी, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, इसका पूरे तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो ये हो गई अपनी पहली रिएक्शन जो कि थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन यहां पर देखते हैं भाई। सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास है डाइबेंजाइल कैडमियम और रिएक्शन कर रहा है वो इथेनॉइल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो देखो डाइबेंजाइल तो ये ग्रुप हो गया और ये कैडमियम हो गया और ये इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। तो इनमें दो चीजें बड़ी कॉमन है। पहला तो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल के कार्बन का, और क्लोरीन पे आएगा माइनस, कार्बोनिल के कार्बन पर आएगा प्लस। दूसरा, क्योंकि कैडमियम मेटल है तो कैडमियम पर यहां आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। और ये CD और 2 Cl लेकर CdCl2 यहां पर बन जाएगा, मतलब यहां पर आपका सीधा बन जाएगा CdCl2 एक बाय प्रोडक्ट। रही बात बाकी ग्रुप की, तो कार्बोनिल जो है इथेनॉइल क्लोराइड का, वो कार्बोनिल यहां पर जुड़ जाएगा बेंजाइल वाले पार्ट के साथ, बेंजाइल वाले पार्ट के साथ। तो ये बन जाएगा क्या आपका CdCl2, ये बन जाएगा आपका CdCl2 प्लस। अब CdCl2 के साथ क्या होगा यहां पर देखेंगे, आपके पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल। इस कार्बोनिल से हमारा ये बेंजाइल पार्ट जुड़ गया, तो यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा कौन, CH2C6H5, CH2C6H5। तो ये हो जाएगा CH2C6H5, तो ये हो जाएगा CH2C6H5। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर वे में बताऊं तो वो रिएक्शन और बेहतर ढंग से समझ सकते हो, बट पहले अपन इसका नामकरण कर दे। तो यहां पर हो जाएगा ये कीटोन पार्ट जिसपे 1, 2 और 3, 1 पर हमारे पास फिनाइल है तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्योंकि ये आपका कीटोन बन गया। तो दिस विल बिकम 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्योंकि ये आपका कीटोन हो गया। तो 1 पर फिनाइल है तो 1 पर फिनाइल हो गया, और 3 कार्बन का कीटोन है तो प्रोपेनोन हो गया, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर पूरे तरीके से। देखेंगे यहां पर, देखेंगे मैं रिएक्शन को थोड़ा स्ट्रक्चरल वे में समझा देता हूं तो क्या होगा, आपको समझना और आसान होगा भाई। यहां पर रिएक्शन को समझना और आसान होगा अगर हम इसको स्ट्रक्चरल वे में समझा देते हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में समझा देते हैं तो यहां पर देखेंगे अब रिएक्शन, ठीक है। यहां पर देखेंगे रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेंजाइल कैडमियम। बेंजाइल कैडमियम कैसे होगा, या उससे पहले हम इथेनॉइल क्लोराइड लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो दिखेगा आसानी से। Cl और बेंजाइल कैडमियम में समथिंग C6H5 C6H5 CH2 C6H5 CH2, इसके साथ दोनों तरफ कैडमियम। अब क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां से CdCl2 चला जाएगा, ये CdCl2 चला गया, तो यहां पर आपका एक बाय प्रोडक्ट CdCl2 तो चला ही गया, प्लस यहां से दोनों बॉन्ड टूट गए तो एक बॉन्ड इस कार्बन का इससे बनेगा और एक और मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि बेसिकली दो मॉलिक्यूल है ना, तो एक और मॉलिक्यूल होगा, इससे ये CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा। मतलब आपके पास होगा ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 एज इट इज, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 एज इट इज, और वो CH2 इस कार्बोनिल से जुड़ जाएगा, तो CH2 कार्बोनिल से जुड़ गया, दैट बिकम C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ आ गया CH3, तो ये हो गया आपका CH3, तो ये आपका बन जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। दिस विल गिव यू 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो यहां पर आपका प्रॉपर रिएक्शन जो हो गई वो आपको क्या देगी, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन क्यों, क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है, 3 कार्बन का कीटोन है, 3 कार्बन का कीटोन इस प्रोपेनोन, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन आपका यहां बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसके भी चाहो तो आप अलग अलग करके बता सकते हो, CdCl2 यहां पर 2 कर दिया, मतलब 2 CD, मतलब CD और Cl 2 निकलेंगे तो CdCl2। फिर आपके पास ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये 2 बचेंगे, तो ये एसिटाइल ग्रुप एक इसके इस बेंजाइल के साथ जाएगा और दूसरा इस बेंजाइल के साथ जाएगा। यहां पर ये ओवरऑल आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर है, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन को यहां पर समझते हैं। सेकेंड रिएक्शन हो गई, स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट का, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले ले भैया इस पूरे पार्ट का, क्योंकि पूरी रिएक्शन यहां पर आपको संपट पढ़नी चाहिए और इजी वे में अपने को समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हो गया रिएक्शन का। लेट्स मूव टू दी थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है,
हमारे पास प्रोपाइन है, एल्काइन है, और इसको Hg+2 के प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको हाइड्रेट कर रहे हो, तो बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जो अगेन हमारी प्रिपरेशन मेथड थी एल्डिहाइड की, तो वहां पर प्रिपरेशन मेथड होगी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। दिस इज प्रोपाइन और मर्क्यूरिक आयन है, और मर्क्यूरिक आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, 100% वाटर भी होगा, मतलब हाइड्रेशन होगा। और वाटर कैसे होगा? H और OH के फॉर्म में, H और OH के फॉर्म में, और यहां पर क्या होगा? इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, तो आपके H पर आएगा प्लस चार्ज, OH पर आएगा माइनस चार्ज, H पर आएगा प्लस, OH पर आएगा माइनस। इस प्लस और माइनस को देखकर देयर विल बी अ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड यहां होगी कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 2 डिग्री होगा। आपको करना कुछ नहीं है, प्लस को भेजना है माइनस के पास, माइनस को भेजना है प्लस के पास, रिएक्शन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका CH3C, यहां पर डबल बॉन्ड बचेगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है, यहां पर CH, एक इस पर फ्री है तो यहां पर CH2 हो जाएगा क्योंकि एक H यहां जुड़ेगा और एक OH यहां पर आएगा, OH बीच वाले कार्बन पर आएगा। अब बीच वाले कार्बन पर OH, साइड वाले पर H, दिस विल गोइंग टू गिव यू इनॉल फॉर्म, दिस विल गोइंग टू हैव इनॉल फॉर्म। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा इनॉल फॉर्म। इनॉल मतलब डबल बॉन्ड और अल्कोहल, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, इनॉल। हमको मालूम है इनॉल फॉर्म ये वाला जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाईली अनस्टेबल कंडीशन। तो ये क्या करेगा? खुद को टॉटोमराइज कर देगा, यहां से खुद को क्या करेगा भाई? टॉटोमराइज कर देगा। तो टॉटोमराइज करेगा तो क्या होगा? टॉटोमराइज में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन दूसरी जगह चला जाएगा, तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, कीटोन का बेसिकली फॉर्मेशन लेगा। तो कीटोन कैसे बनेगा? CH3C, यहां डबल बॉन्ड O, क्योंकि H यहां चला गया और डबल बॉन्ड यहां आ गया तो डबल बॉन्ड O, और यहां पर H चला गया तो ये CH2 था, अब CH3 हो गया। CH2 था, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया तो ये CH3 हो गया। अब ये आपका बन गया प्रोपेनोन। तो दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। ये कीटोन की प्रिपरेशन में भी हमने देखा था, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो हमने प्रिपरेशन मेथड देखी थी उसमें हमने इसी का फॉर्मेशन देखा था। तो यहां पर आपका प्रोपेनोन बन गया, तो यहां पर आपका ये रिएक्शन हो गई प्रोपेनोन। प्रिपरेशन मेथड है, अगेन प्रिपरेशन मेथड है, तो दिस विल गिव यू प्रोपेनोन। क्लियर हो गया रिएक्शन? तो बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, यहां पर सिर्फ हाइड्रेशन आपको करना था, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना था, और जब भी एल्काइंस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग जरूर करेगा, इवन एल्काइन में भी और एल्कीन में भी, दोनों जगह। एल्काइन में भी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और एल्कीन में भी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग जरूर होगी आपकी। ये बात अपन याद रखेंगे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ। बहुत शानदार, कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगली रिएक्शन पर, एक साथ स्क्रीनशॉट लेंगे। लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन, लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन। अगली रिएक्शन हो गई हमारे पास है नाइट्रोटोलुइन। बेसिकली नाइट्रोटोलुइन है हमारे पास, और उसको हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहां पर 100% ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा एल्डिहाइड में। रिएक्शन हम कर चुके हैं, इसको हम ऑक्सीडाइज, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये ऑक्सीडाइज कर लेगा और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। मतलब अंतर कुछ नहीं है, यहां पर आपके पास नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि रिएक्शन में बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट देख लो पहले। रिएक्शन में 100% इंटरमीडिएट बनेगा। ये हो गया आपके पास NO2 नाइट्रोबेंजीन, और यहां पर आपके पास हो गया कौन? CH3 था तो CH के साथ O, Cr, Cl2OH, ये H इसके साथ चला जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, OCrCl2OH, यहां पर भी OCrCl2OH। दिस इज एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा आपका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? यहां से ये पहली स्टेप है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, ये पहली स्टेप है। अब पहली स्टेप के बाद अपने को क्या करना है? यहां पर एसिडिक मीडियम में क्या होगा देखेंगे, यहां पर H3O+ में क्या होगा सेकेंड स्टेप में? यहां पर आपका सिर्फ O बचेगा, बाकी सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा,
सिर्फ आपका CH डबल बॉन्ड O बचेगा। मतलब यहां से इसका बॉन्ड टूटा और यहां से ये पूरा बॉन्ड टूटा, ये टूट जाएगा। तो ये पूरा टूट गया, एक बॉन्ड इस कार्बन पर फ्री हुआ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर फ्री हुआ। तो कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है वो यहां पर डबल बॉन्डिंग कर लेगा। कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये वाला बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ, तो यहां डबल बॉन्डिंग हो गई। तो देख लो वहां पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास ये हो गया आपका CHO और नीचे तो आपका NO2 था ही। तो ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो दिस इज 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इट्स एन एल्डिहाइड पार्ट। तो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल याद रखना, और रिएक्शन बड़ी फेमस है बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिगार्डेड एज इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये जरूरी है। इटार्ड्स रिएक्शन बोलना तो ये नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो इट्स एन इटार्ड्स रिएक्शन। अगेन इसको ऑक्सीडेशन की ही कैटेगरी में रखा गया क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट था, ये जो एल्काइल पार्ट था, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा खुद को एल्डिहाइड में। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिल क्लोराइड, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर आपको बस फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है, CH3 से CHO बन जाएगा। 2 H गए, एक O आया। 2 H गए मतलब अगेन ऑक्सीडेशन, और एक O आया तो है तो ऑक्सीडेशन ही, डबल ऑक्सीडेशन। तो यहां पर CHO आपका बन जाएगा विच इज 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गई रिएक्शन। तो यहां पर हमारा सेकेंड जो रिएक्शन है उसको भी हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया और इसके दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने यहां पर समझ लिया है। दोनों पार्ट्स मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। डन। स्क्रीनशॉट ले लें सेकेंड क्वेश्चन का, जो दोनों पार्ट थे उसका। उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे और आगे फिर यहां पर चीजों को समझेंगे। ओके, सो वी आर डन विद दिस। चले, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बहुत शानदार। बॉइलिंग पॉइंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। अब देख लो, बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, तो इसको जरूर आपने कंपेयर किया किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ। जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, CH3CHO, ये आपका अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, ये आपका ईथर है, दिस इज ईथर, और ये तो आपका हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर निर्भर करेगा भाई। जिसका वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। जिनका वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम। और वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कॉमनैलिटी क्या है? कॉमन चीज क्या है कि भैया सबसे कम लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती है। सबसे कमजोर लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे कमजोर होती हैं, यानी कि जिन मॉलिक्यूल में ये फोर्सेस होंगी वो सबसे आसानी से बॉयल हो जाएगा। उसके बाद इससे ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल्स का इंटरेक्शन होता है। तो दिस इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस किसी में भी होगी वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वो अगर किसी मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको उबालना, बॉईल करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है। संपट पड़ गई बात, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसमें किस तरीके का वॉन्डरवॉल फोर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले एल्डिहाइड, 100% एल्डिहाइड विल हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप है तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से यहां पर पोलैरिटी आ जाएगी। तो सारे मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी डेवलप करेंगे, डायपोल्स क्रिएट करेंगे, और डायपोल डायपोल से एल्डिहाइड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकेंड इज अल्कोहल। ओहो भाई साहब, इसकी तो बात ही मत करो, ये तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग रखता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अल्कोहल में हमने पहले भी चर्चा करी है, O और H है। हाइड्रोजन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन, फ्लोरीन
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर बॉन्ड कर रहा है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। और जिसमें भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा। देन वी हैव अगेन ईथर। ईथर अगेन कंटेन्स डाइपोल डाइपोल। ईथर अगेन कंटेन्स डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहां पर अगेन ईथर में डाइपोल आ गया। हालांकि मैं बता दूं ईथर और एल्डिहाइड में डाइपोल एल्डिहाइड का ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के आसपास कार्बन है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और अगर ईथर में ऑक्सीजन के आसपास कार्बन जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो दिक्कत ये होगी, मतलब ऑक्सीजन पर तो बढ़ाएगा लेकिन खुद पर कम करेगा, तो दिक्कत ये होगी कि वो अच्छे डाइपोल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अगर आप ईथर और एल्डिहाइड में पूछो, दोनों में डाइपोल है लेकिन एल्डिहाइड का डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर डाइपोल जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हाइड्रोकार्बन की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपके पास क्या होगा, लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है, कोई डाइपोल जैसी चीज नहीं है, और जब डाइपोल जैसी चीज नहीं है तो सबसे कमजोर बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलेगी, दैट इज लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो क्लियर ऑर्डर मिल गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, दैट इज प्रोपेन, तो CH3 CH2 CH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन से ज्यादा ईथर, तो ईथर इज CH3O CH3, दिस इज मिथॉक्सीमीथेन, दिस इज मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन से ज्यादा एल्डिहाइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसका भी डाइपोल है लेकिन डाइपोल इसका ईथर से ज्यादा अच्छा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा अच्छा होगा, तो दिस इज इथेनल, दिस इज इथेनल। एंड लास्टली वी हैव इथेनॉल, क्योंकि इसमें तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे भाई, तो CH3 CH2 OH का बॉइलिंग पॉइंट तो यानी कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। तो ये आपका ट्रेंड बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा आपको सिर्फ ट्रेंड बता देना है, और अगर छोटे में रीजन लिख सको कि इसमें डाइपोल डाइपोल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप लिख सकते हो। अगर ये 1 से ज्यादा, वैसे 1 से ज्यादा नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो डिटेल में एक्सप्लेन कर देना कि इनका डाइपोल क्या है, इनका डाइपोल क्या है, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। अदरवाइज ये ट्रेंड आपको हमेशा याद रखना है, और ये ट्रेंड कॉमन है, ओनली प्रोवाइडेड इफ दे हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास में आपने अल्कोहल का तो 2 कार्बन का ले लिया लेकिन आपने एल्डिहाइड 10 कार्बन का ले लिया, तो ऐसा कंपेयर नहीं कर, ऐसे फिर इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से, या हम अल्कोहल से, या हम हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो आसपास होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए, और वो थी लगभग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस थे। ठीक है, इसमें 1 कार्बन ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी तो नहीं है, तो ऑक्सीजन की जगह 1 कार्बन आ गया, तो बात बराबर है। सो ऑल ऑफ देम हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये भी लिख देना, नहीं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मासेस अगर अलग अलग होंगे तो मॉलिक्यूलर मासेस से भी वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी मॉलिक्यूलर मास बहुत बदलता है। सो ऑल ऑफ देम विल हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ऑल ऑफ देम हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, all of them have comparable molecular masses, comparable molecular masses, तो सबके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस है। ठीक है, और ये याद रखना, ये ट्रेंड भी तभी अमल में आएगा जब मॉलिक्यूल्स हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। सो ओनली इफ मॉलिक्यूल्स हैव, जिनको आप कंपेयर कर रहे हो इस फोर्सेस के दम पर, उन मॉलिक्यूल्स में कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा, तभी ये चीज अमल में आएंगी, तभी ये ट्रेंड फॉलो होगा। ओनली इफ मॉलिक्यूल्स हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर
masses. तो only if they have comparable molecular masses, जो कि था, इसलिए हमने वो ट्रेंड को अमल में ला दिया, इसलिए उस ट्रेंड को फॉलो कर लिया. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर. उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर कोई डाउट्स नहीं होंगे किसी के दिल और दिमाग में, होने भी नहीं चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे फिर चर्चा करते हैं अगले पार्ट की. स्क्रीनशॉट ले लेते भैया, पहले इसका, पहले स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे भाई. बहुत बढ़िया. लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं अगले पार्ट पर. यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं यहां पर क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. आपको मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एल्डिहाइड्स तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देंगे ना, सब्स्टिट्यूशन तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स देता था, बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब एक चीज तो कंफर्म है, देखो, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, पहले पार्ट की यहां पर बात कर रहा हूं भाई, पहले पार्ट की यहां पर बात कर रहा हूं. अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction, towards nucleophilic addition reaction, because of, reason is very simple, because of steric hindrance. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है तो वो ऐड आसानी से तभी हो पाएगा जब भीड़ भाड़ कम हो. अगर भीड़ भड़ाका है उस कार्बोनिल के कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा भाई, तो अगर कार्बोनिल के कार्बन पर आसपास भीड़ भड़ाका ज्यादा है, रश हो रहा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने में दिक्कत आएगी, वो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से ऐड नहीं होगा. और ये कब होगा, भीड़ कब होगी, जब कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन का जो कार्बन है वो बीच में फंस जाता है, अगल और बगल में कार्बन रहते हैं. अब अगल बगल में सिर्फ कार्बन नहीं रहते, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आता है, मतलब पूरा एल्काइल ग्रुप रहेगा. जबकि एल्डिहाइड में वो भीड़ भड़ाका कम होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल का कार्बन है जहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है, वो कार्बोनिल का कार्बन कॉर्नर पे, और अगर भाई साहब वो कोंटे में बैठा हुआ है तो फिर एक तरफ भले भीड़ ज्यादा हो लेकिन दूसरी तरफ तो खाली पड़ा है ना मैदान, क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ एक H है, हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को साइड करके कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा बड़ी आसानी से. इसलिए हमने कहा है कि जो एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कीटोन के मुकाबले ज्यादा होता है. उसमें भी जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है. जो लोअर एल्डिहाइड्स, क्यों, क्योंकि जिसमें कार्बन कम है भीड़ भड़ाका कम होगा, तो भीड़ भड़ाका कम होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से ऐड होगा. तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छा है और एल्डिहाइड में हायर मेंबर्स या लोअर मेंबर्स का ज्यादा अच्छा है. बस अब इसी को अपन अमल में लाएंगे. ये आपका 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड. क्लियर हो गया कि 3 में न्यूक्लियोफिलिक कम होगा, 2 में ज्यादा होगा. ये फिर दोनों कीटोन, ये 3 कार्बन का कीटोन, ये 4 कार्बन का कीटोन. कीटोन में वैसे भी कम होता है, लेकिन कीटोन में अगर भीड़ भड़ाका आ जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे बेकार होगी, सबसे घटिया होगी. तो ब्यूटेनोन से शुरुआत होगी, तो मतलब सबसे पहला ब्यूटेनोन, क्योंकि 4 कार्बन का कीटोन है. दूसरा, फिर दूसरे नंबर पे प्रोपेनोन, रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन का कीटोन है. ठीक है, भीड़ भड़ाका ब्यूटेनोन से कम है लेकिन है तो कीटोन, दोनों तरफ भीड़ भड़ाका है. उसके बाद एल्डिहाइड की अच्छी होती है उससे, तो एल्डिहाइड में 2 या 3 कार्बन की थोड़ी अच्छी होगी और 2 कार्बन की तो सबसे अच्छी होगी. तो 3 कार्बन की, उसके बाद प्रोपेनल, और फिर 2 कार्बन का सबसे अच्छा, दैट इज इथेनल. तो 2 कार्बन का तो सबसे अच्छा आपको दिखेगा यहां पर रिएक्टिविटी, क्योंकि 2 ही कार्बन है और कॉर्नर पे आपका कार्बोनिल है, जहां पर जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है तो वहां पर भीड़ कम है, तो इथेनल. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction, increasing order of
reactivity towards nucleophilic addition reaction, towards nucleophilic addition reaction। तो ये ऑर्डर आपका है जो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो ये पहले वाले पार्ट का आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। क्लियर हो गया? सो दिस इज ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड इथेनल। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। उसके बाद फिर आगे और चर्चा करेंगे बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफेनॉल में। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे, बेंजीन प्रोडक्ट्स है वो सारे। लेकिन पहला वाले पार्ट का ये आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो ये हो गई हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी रिएक्शन में। मतलब सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें भी हमें सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के प्रति इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन इस बार आपके पास बेंजीन प्रोडक्ट्स है सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक है बेंजल्डिहाइड, एक है पैराटोल्यूइनल्डिहाइड। ठीक है, ये टोल्यूइनल्डिहाइड है पैरा पोजीशन पर, एक है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये 3 एल्डिहाइड है, और एक है एसीटोफेनॉन। तो पहले तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पहले ही जिक्र कर लिया, कीटोन की रिएक्शन सबसे कम होगी, तो एसीटोफेनॉन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे पहले आएगा एसीटोफेनॉन। ठीक है, यहां समझेंगे। तो यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूं। यहां पर देखेंगे सबसे कम रिएक्टिविटी होगी एसीटोफेनॉन की, और रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, जहां पर मेनली न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है, वो न्यूक्लियोफाइल को जो ऐड होना है उसके पास भीड़ भड़ाका ज्यादा है, बिकॉज कीटोन में वो हमेशा रहेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें एसीटोफेनॉन की, तो लाइक ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया एसीटोफेनॉन। तो यहां कार्बन जो है वो कॉर्नर पे नहीं है कार्बोनिल का कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत होगी। तो एसीटोफेनॉन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी न्यूक्लियोफिलिक में, कीटोन में। अब बाकी 3 तो आपके एल्डिहाइड है, बाकी 3 तो आपके एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूइनल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इसमें जो पैराटोल्यूइनल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी तीनों एल्डिहाइड में सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना, और न्यूक्लियोफाइल कब ऐड होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस लविंग हो। तो न्यूक्लियस लविंग तब होगा जब कार्बन पर, जो कार्बोनिल का कार्बन है, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा। अब पैराटोल्यूइनल्डिहाइड के साथ प्रॉब्लम यह है, ये हो गया आपके पास पैराटोल्यूइनल्डिहाइड, तो ये हो गया आपका CHO, ये आपका हो गया CHO। यहां पर देखेंगे बकायदा मैं यहां पर बॉन्ड बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पर पैरा पोजीशन पर टोल्यूइन है, तो दिस इज पैराटोल्यूइन बेंजल्डिहाइड। अब CH3 ग्रुप जो रहता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, मतलब ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी उसके हिसाब से ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग को ऐसा कर देगा कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा बल्कि कहना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपने से इलेक्ट्रॉन दूर दे देगा बेंजीन को। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब बेंजीन इन रिटर्न इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। तो कार्बन पर जो प्लस चार्ज आना है, जिसकी वजह से किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर लेना है, वो बड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं ना, और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेंजीन रिंग ऊपर के कार्बन को दे देगा, तो ऊपर का कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाए, मतलब अच्छा न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अच्छा पॉजिटिव चार्ज नहीं बन पाएगा, और जब तक अच्छा पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, जब तक अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो है तो ये एल्डिहाइड, लेकिन इस पर जो कार्बन की पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कमजोर हो गई, और जब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कमजोर हो गई तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा तो बेंजल्डिहाइड के पास आ जाएगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ रही है CH3 की वजह से इस कार्बन पर। यहां पर अगर ये नहीं है, कौन नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, जो कि बेंजल्डिहाइड में होगा, तो बेंजल्डिहाइड में चूंकि वो नहीं है तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नहीं बढ़ाएगा,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा तो यहां जो पॉजिटिव था यहां पर जो पॉजिटिव आएगा वो अच्छा पॉजिटिव आएगा, और अच्छा पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छे से अटैक करेगा इस पर। तो पैराटोल्यूइन बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो पैराटोल्यू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। और बेंजल्डिहाइड के अलावा एक और दिया हुआ है, दैट इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ये तो सबसे अच्छी रिएक्शन दिखाएगा बिकॉज इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। नाइट्रो ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा भाई, और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट तो मतलब सबसे अच्छी चीज है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा तो ये तो सबसे बेहतरीन चीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर कम कर देगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो दिस विल बिकम पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ये हो गया देखो बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहां पर आप जोड़ दो NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो ये आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया NO2। अब NO2 ग्रुप जोड़ दिया तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे यहां से, क्योंकि ये दिखाते हैं माइनस आर इफेक्ट, ये दिखाते हैं माइनस आर इफेक्ट, तो माइनस आर से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इन रिटर्न ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इन रिटर्न ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा। तो इन रिटर्न जब ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजेगा तो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो और इंटेंसिफाइड आएगा। इंटेंसिफाइड मतलब और अच्छे से आएगा, क्योंकि कार्बन क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि बेंजीन से चोरी हो गई ना। बेंजीन से चोरी किसने करी? NO2 ग्रुप ने चोरी करी। ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, इसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली। तो इस NO2 ग्रुप ने अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली है तो इन रिटर्न ये कार्बन इसकी मदद करेगा, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा तो कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ तो पहले से भी रहा था, लेकिन अब और अच्छा पॉजिटिव आएगा, इंटेंसिफाइड पॉजिटिव आएगा, जिसको देखकर कोई भी न्यूक्लियोफाइल उबद कर इसकी तरफ आ जाएगा, उपद कर इसकी तरफ आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल और अच्छे से ऐड कर लेगा, ठीक है। यहां पर कोई चोरी भी नहीं कर रहा था तो कोई दान भी नहीं कर रहा था, इसलिए इसका पॉजिटिव भी अच्छा था, तो यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया था। इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोई दान कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो था वो यहां पर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा था बेंजीन रिंग के पास, तो बेंजीन रिंग के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे तो वो कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन या तो कह लो नहीं दे रहा था, बल्कि ये कह लो बेंजीन से उसको उल्टा मिलने लगा था। तो कार्बन का प्लस इतना इंटेंसिफाइड नहीं हुआ जितना वहां पर था, तो इसलिए यहां न्यूक्लियोफाइल अच्छे से ऐड होगा। क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल का काम ही यही है, न्यूक्लियस पर अटैक करना, और उसको जितना अच्छा न्यूक्लियस मिलेगा वो उतने अच्छे से उस पर अटैक कर पाएगा, और जितना बेकार न्यूक्लियस मिलेगा उतना बेकार से वो न्यूक्लियस पर अटैक कर पाएगा। तो यहां उसको न्यूक्लियस अच्छा मिल रहा है, यहां पर सबसे अच्छा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी इसकी कम होगी, इससे कम इसकी होगी। और ये तो चूंकि कीटोन है, यहां तो भीड़ भड़ाका है, यहां तो कोई ऐसा है भी नहीं जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। तो एसीटोन की सबसे कम, देन पैराटोल्यू बेंजल्डिहाइड की उससे ज्यादा, देन बेंजल्डिहाइड की उससे ज्यादा, एंड देन वी हैव पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की सबसे ज्यादा। तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की। तो ये आपको ऑर्डर मिलेगा। तो फाइनली वी हैव द ऑर्डर, एसीटोफेनॉन सबसे कमजोर, एसीटोफेनॉन सबसे कमजोर, एसीटोफेनॉन सबसे कमजोर, पैरा टोल्यू बेंजल्डिहाइड उससे ज्यादा, बेंजल्डिहाइड फिर उससे भी ज्यादा, और फिर पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। So this is increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction. So this is increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction.
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सो दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। This is what we are having as the reactivity and this is the complete answer. कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखना, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जब वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और उसके ऊपर आगे पीछे कोई भी कंपाउंड जोड़ेगा तो उस पर भी नेगेटिव बढ़ेगा, या कह लो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की इंटेंसिटी कम होगी। और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव को देखकर ही आता है, तो पॉजिटिव की इंटेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन हां, अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेता है, माइनस आर इफेक्ट दिखा देता है, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि चोरी हो गए इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के पास कमी हो गई, बेंजीन से चोरी हो गए तो। और बेंजीन के अगर ऊपर नीचे कोई और ग्रुप भी जुड़ा है साथ में, तो उस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब उसका अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की गरीबी, तो इलेक्ट्रॉन की गरीबी बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल क्योंकि एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो वहां पर उस पॉजिटिव को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। हुआ इसमें ही नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड में, क्योंकि यहां पर भी माइनस आर इफेक्ट दिखना था, तो माइनस आर इफेक्ट से कार्बन पे जो कार्बोनिल का कार्बन है उसकी प्लस चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ गई, न्यूक्लियोफाइल अच्छे से ऐड करेगा। जबकि ये माइनस आर की जगह प्लस आर दिखा रहा है, CH3 बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, तो इसका प्लस चार्ज जो कार्बोनिल के कार्बन पे वो अच्छा नहीं मिला, और अच्छा नहीं मिला तो न्यूक्लियोफाइल ने इस पर बहुत अच्छे से ऐड नहीं किया, बहुत अच्छे से एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाई। ये कंसेप्ट हमें यहां पर समझ में आता है। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड पार्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है जिसको हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन पहले क्या करते हुए चलेंगे? सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? चलो, बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं, अगले पार्ट पर डिस्कशन जारी रखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन वही रिएक्शन से हमें उसके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट्स क्या होंगे। एक बात बताऊं, जो रिएक्शन है वो बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव्स की है, और याद करो अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन मैंने बहुत सिंप्लीफाई होकर बताई थी, बहुत सिंपल तरीके से बताई थी। दो तरीके मैंने बताए थे वहां पर, एक मैकेनिज्म वाइज, एक शॉर्टकट मेथड। क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है तो हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं और वही लगाएंगे। अगर थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड पर एक बार और रिवाइज करें, एक बार थोड़ा सा और उसको एक बार क्विकली उसका ग्लैंस करें, थोड़ा सा जल्दी में उसको देख लें, तो क्या दिखेगा? एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएक्शन का तरीका बिल्कुल सेम होगा। ये मैंने ले लिया, इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन, R/H लिखा हुआ है। अमोनिया डेरिवेटिव्स तो मैं यहां पर ले लेता हूं ANH2, अमोनिया डेरिवेटिव्स है तो इट विल बी NH2A। ए मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, या चलो G कर देते हैं, GNH2 अमोनिया डेरिवेटिव। करना कुछ नहीं है, ये जो NH2 दिख रहा है आपको, इसके N H H और ये हो गया अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर एल्डिहाइड और कीटोन। ये आपका हो गया अमोनिया डेरिवेटिव, दिस इज योर अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। रिएक्शन में बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है हमको, सीधा हमको यहां से वाटर को निकाल देना है, सीधा हमने यहां से वाटर निकाल दिया, ये निकल गया H2O, तो माइनस H2O निकल गया। क्या बचा? R/H डबल बॉन्ड N और उसके साथ ये ग्रुप, तो ये आपका बन जाएगा एक अनसैचुरेटेड अमाइन टाइप का, अनसैचुरेटेड अमाइन डेरिवेटिव्स। अनसैचुरेटेड अमाइन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा तो ये अनसैचुरेटेड पार्ट हो गया, N और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये बेसिकली आपको मिलता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब आप किसी अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हो, किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हो, तो ये आपको मिलता है, विच इज योर प्रोडक्ट।
बस यही चीज अमल करनी है हमको। हमें यहां पर जो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होगा उसको अमोनिया की ग्रुप के H2 के साथ मिलाकर H2O बनाकर निकाल देना है, H2O बनाकर निकाल देना है बस। फिर कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री, आपस में चिपक जाएंगे। कार्बन के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये ग्रुप बनेगा। बस सब में यही रिएक्शन करनी है, सब में यही रिएक्शन करनी है बस। तो रिएक्शन पहले देखते हैं। यहां पर हमारे पास साइक्लिक कीटोन है और साइक्लिक कीटोन जो है वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करा, दिस इज हाइड्रोक्सिलअमीन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो H2 है, सिर्फ हमें प्रोडक्ट निकालने, ये H2 इस O के साथ चला जाएगा, तो ये H2 और O चला जाएगा, और यहां जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। तो रिएक्शन देखेंगे, मैं यही बना देता हूं रिएक्शन, ये आपके पास हो गया एक, यहां डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के साथ यहां N के साथ सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका बन गया, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया, साथ में प्लस H2O रिलीज होगा। तो यहां पर वाटर निकल गया, H2 और O मिलकर वाटर निकल गए, N पर 2 बॉन्ड फ्री हुए, कार्बन का डबल बॉन्ड फ्री हुआ, N और कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, N और कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, और N के साथ OH जुड़ा था तो वो N के साथ OH जुड़ा। सेम रिएक्शन इसमें भी होगी, यहां पर भी अगर आप देखोगे ये बेसिकली 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, तो ये रिएक्शन तो हमने की भी थी, खैर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ये जो H2 दिख रहा है ये इस O को लेकर चला जाएगा, ये H2 और O लेकर चला जाएगा, तो अगेन इसका बाय प्रोडक्ट तो आपका H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहां पर देखेंगे अपन, ये हो गया अपना बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड O था, तो डबल बॉन्ड अभी फ्री होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया, N के साथ जुड़ेगा, दिस विल बिकम N, और N के साथ यहां पर बन जाएगा NH, सिंगल बॉन्ड NH था, NH के साथ आपके पास यहां पर फिर होगी एक बेंजीन रिंग, तो यहां पर फिर आपके पास होगी एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो गया 2-4 पोजीशन पर एक NO2 यहां और एक NO2 यहां, तो 2,4 डाइनाइट्रो, ये हो गया बेसिकली। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जो यहां से बनेगा। सिंपल करना है आपको, सिर्फ H2 और O को वाटर निकाल देना है, सिर्फ N पर हमेशा 2 बॉन्ड फ्री होंगे, और कार्बन का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, चूंकि ऑक्सीजन चला ही गया तो कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो भी फ्री हो जाएगा, और कार्बन का जब डबल बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो यहां पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपको यहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हो गया रिएक्शंस? आगे भी हैं और रिएक्शंस, पहले लेकिन क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हमने करके बताई है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, फिर आगे और डिस्कशन करते हैं भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस पार्ट का। ओके, लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन। थर्ड और फोर्थ रिएक्शन देखते हैं इसी कैटेगरी की। सेम है, ये तो आपका क्या है, सेमी कार्बाजाइड, जो सेमी कार्बाजोन में बदल जाएगा, बस अंतर इसमें यह रहता है कि ये वाला H2 जाता है, ये वाला H2, तो ये वाला H2 इस O के साथ चला जाएगा, ये चला गया, ये H2 और O चला गया, ठीक है। अब H2O चला गया तो बचा क्या है यहां पर, देखेंगे यहां पर आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH, तो दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड फ्री हो गया ना, ऑक्सीजन गया तो, और इस नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड फ्री होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन गए तो डबल बॉन्ड N के साथ इट विल बी हैविंग NH, N के साथ NH, NH के साथ C डबल बॉन्ड O, और ये NH2, बस ये ग्रुप आपका बनेगा। देखने में प्रोडक्ट बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है, बट इतना खतरनाक है नहीं क्योंकि बहुत सिंपल वे में बना लिया। बस अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स में एक ही रिएक्शन होनी है एल्डिहाइड और कीटोन की, कार्बोनिल के ऑक्सीजन को निकाल लो, कार्बोनिल के ऑक्सीजन को निकाल लो, और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव में जो NH2 लिखा रहता है उसका H2 निकाल लो, तो H2 और O निकल जाएंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड फ्री हो जाएगा, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, मिलाकर आपस में इनमें डबल बॉन्डिंग कर लो, तो कार्बन और नाइट्रोजन की डबल बॉन्डिंग हमेशा होगी, और चूंकि H2 और O निकल गए तो H2O बनकर वो निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, दिस इज डिहाइड्रेशन। सारी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में होंगी, सिंपल तरीका, सारी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में होंगी। ये देख लो, एसिटोफिनॉन है
और ये मिथाइलअमीन के साथ इथाइलअमीन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है। करना कुछ नहीं है, ये O निकाल लो, ये H2 निकाल लो, ये निकाल लो, तो ये O और H2 क्या बनकर निकल गए, H2O। अब मेरी बात समझना, इस पर 2 बॉन्ड फ्री हो गए, इस कार्बन पर 2 बॉन्ड फ्री हो गए, इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, कार्बन और नाइट्रोजन में आ गया कौन सा, डबल बॉन्ड, तो कार्बन और नाइट्रोजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में C था यहां पर, इस C के साथ एक CH3 ऑलरेडी था, तो ये CH3 मैंने नीचे ले लिया थोड़ा, क्योंकि C के साथ डबल बॉन्ड NCH2 CH3 आएगा। कौन आएगा, डबल बॉन्ड N जिसके साथ है CH2 और आगे है CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो H2O निकल गया, कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री, कार्बन और नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड कर लिया, नाइट्रोजन के साथ CH2 CH3 जोड़ा था, CH2 CH3 जोड़ा है और बाकी ग्रुप एज इट इज था, तो ये आपका एक और प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बड़े सिंपल तरीके से प्रोडक्ट बनते हुए चल रहे हैं यहां पर। डन। जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd और 4th भी हमारा यहां पर पूरा कंप्लीट होता है, पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, तो जल्दी से क्या करेंगे, यहां पर भी अपन स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 5th। उसके बाद वी हैव दिस एज क्वेश्चन नंबर 6th। तो 5th क्वेश्चन तक यहां पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन की भैया 6th क्वेश्चन क्या कहता है। अब 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे को IUPAC नामकरण अब करना है, एल्डिहाइड्स होंगे, कीटोन्स होंगे, इवन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होंगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने IUPAC नेमिंग पे कमांड 11th क्लास में ही बना ली थी, बस उसी को थोड़ा सा भी रिफ्रेश करना है, उसको वापस से रिवाइज करना है, उसी के तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते भाई, फिनाइल है CH2 CH2 COH, बहुत सिंपल है, तो C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके साथ CH2, उसके साथ ये भी CH2 और इस CH2 के साथ एक फिनाइल रिंग। बहुत बढ़िया। नामकरण, कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन ढूंढ लो भाई, काम वहीं से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन, ये जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, तो 1 2 और 3 पर फिनाइल है तो इट बिकम्स 3 फिनाइल, 3 पर फिनाइल है तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, सो इट बिकम्स 3 फिनाइल। 3rd पर फिनाइल ग्रुप है, 3 फिनाइल, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, तो इट बिकम्स 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड ये बन जाएगा। तो इसका ये नामकरण हो गया, ठीक है। इसका देख लेंगे, इसके ग्रुप का देख लेंगे भाई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव COOH, अमिताभ बच्चन मिल गया हमको कालिया पिक्चर का, COOH, इसके साथ CH है जिसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन भी लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक जगह CH3 है और दूसरी जगह भी CH3 है। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रक्चर है। पहले मैंने इसको खोलकर लिख लिया, ये कंडेंस्ड फॉर्मूले में था, मैंने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में बना लिया, क्योंकि नामकरण हमेशा आप स्ट्रक्चर को देखकर करते हो, हमेशा स्ट्रक्चर को देखकर। स्ट्रक्चर जब सामने होगा तभी नामकरण सबसे आसानी से हो सकता है भाई, तो स्ट्रक्चर को देखकर ही नामकरण करना है। तो पहले हमें काम ही यही करना है कि स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो जो कंडेंस्ड फॉर्मूला उसको मैंने खोलकर लिख लिया, यहां से शुरू किया, C डबल बॉन्ड OOH, फिर CH डबल बॉन्ड C और C के साथ CH3 होल ट्वाइस, डाइमिथाइल लगा था तो एक मिथाइल और एक मिथाइल। हालांकि जो एक मिथाइल है वो तो मेन चेन में आ जाएगा, और मेन चेन में आएगा तो कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन हमें मिल गया 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन। सबसे पहले 3 पर हो गया मिथाइल, तो इट बिकम्स 3 पर मिथाइल, तो ये हो गया 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, 4 कार्बन है जिसमें 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल ब्यूट, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो 2 इन ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। तो वी हैव 3rd प्लेस पर मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की मेन चेन, तो ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और इन का ई हट जाएगा क्योंकि ओइक एसिड लास्ट में बोलना है, और ओइक की शुरुआत ओ से होती है जो कि वोवेल है, तो वोवेल से पहले एक वोवेल नहीं आएगा, तो इन का ई हट गया इसलिए, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये इसका नामकरण होगा। क्रिस्टल क्लियर,
सेकेंड वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट, पूरी तरीके से संपट पड़ा। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे फिर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें भैया, इसकी भी डिस्कशन करते हैं। यहां पर डिस्कशन करते हुए सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ओके, तो सिक्स्थ के हमारे 2 पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव टू दी सेवेंथ वन। सॉरी, सिक्स्थ के 2 पार्ट हो गए। लेट्स मूव टू दी सिक्स्थ के अगले 2 पार्ट्स पर। तो सिक्स्थ के अगले 2 पार्ट यहां पर आपके पास है, थर्ड और फोर्थ है, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन आएगा, बट 6th क्वेश्चन के अपन थर्ड और फोर्थ पहले यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वही आईयूपीएसी नेम ही देना है थर्ड वाले पार्ट का। देखो, ये साइक्लिक कार्बन है, साइक्लोपेंटेन है, बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड है, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन। और ये COH को आपको पूरा बोलना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहां पर आपके पास फर्स्ट कार्बन अगर ये है जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सेकंड ये हो गया। तो एक्चुअली इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, बिकॉज ये ब्रांच है। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की साइकिल है, तो इट बिकम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से क्यों बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनोइक क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक का कार्बन 5 साइकिल के कार्बन में नहीं काउंट हुआ है। ये जो कार्बोक्सिलिक का कार्बन है तो छठा कार्बन हो गया ना, 5 कार्बन तो यही हो गए 3, 4, 5 साइकिल में। तो मैंने 2 पर मिथाइल बता दिया और साइक्लोपेंटेन बता दिया। अब इस COH को अलग से बताऊंगा, तो COH ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम हो गया इसका क्या, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पर मिथाइल है तो सेकंड प्लेस पर मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन है, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 पर नहीं बोलना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 1 ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, ये जहां पर होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। तो यहां साइक्लोपेंटेन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये और अच्छा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा पहला कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और बेंजीन रिंग के पास अगर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेसिकली बेंजोइक एसिड हो जाएगा। यहां पर तो साइकिल थी ना, लेकिन यहां तो बेंजीन के साथ ओइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड होगा। ये कार्बन हमेशा बेंजोइक एसिड में अलग ही रहता है, बेंजोइक, क्योंकि बेंजीन का कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड O नहीं रख सकता, क्योंकि बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड आपस में ही बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ। तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना ले। तो ये हमेशा बेंजोइक एसिड का कार्बन अलग ही आएगा, लेकिन बोला बेंजोइक एसिड जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट कौन है, नाइट्रो ग्रुप। कहां कहां है, 2 पर एक NO2 है, 4 पर एक NO2 है, और 6 पर एक NO2 है। तो नामकरण देखेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका 2,4,6, 2 पर, 4 पर और 6 पर, 3 जगह पर NO2 ग्रुप है। NO2 इज नाइट्रो, 3 बार है ट्राई नाइट्रो, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। एंड देन वी हैव बेंजीन रिंग विद COH, तो दिस इज बेंजोइक एसिड। तो इसका नामकरण हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये इसका पूरा नामकरण हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड का ये नामकरण हो गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। यहां पर हमारा 6th क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। 6th क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया IUPAC नेमिंग को रिगार्डिंग। अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लपक लें भाई, फिर आगे चलते हैं। तो यहां हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने पूरे तरीके से देख लिया IUPAC नेमिंग, जो स्ट्रक्चर हमें दिया था उसके IUPAC नेमिंग क्या है। ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। मतलब आपको यहां पर कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और आपको यह बताना है इन कंपाउंड्स को आप अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बात देखो, बड़ी सिंपल है। बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो ये प्रिपरेशन मेथड कहीं ना कहीं होगा बेंजोइक एसिड का, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बेंजोइक एसिड बनाना है।
और अल्टीमेटली अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो मतलब ये प्रिपरेशन मेथड माना जाएगा किसका, बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। पहला है हमारे पास इथाइल बेंजीन, बहुत सिंपल सा रोल है। इथाइल बेंजीन इज समथिंग, यहां पर आपके पास हो गया बेंजीन और इसके साथ इथाइल, मतलब दिस इज CH2CH3, दिस इज CH2CH3। तो अब ये हो गया आपके पास कौन, इथाइल बेंजीन। ये हो गया आपके पास कौन, इथाइल बेंजीन। इसको क्या करेंगे हम, सिंपल ऑक्सीडाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, सिंपल ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि देखो इस हाइड्रोकार्बन के पार्ट की जगह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग तो रहेगी, ऊपर COOH हो जाएगा। बेंजीन रिंग रहेगी, ऊपर COOH हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमें हाइड्रोकार्बन की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। मतलब हाइड्रोकार्बन पहला प्रोडक्ट था और सीधा में कार्बोक्सिलिक एसिड आखिरी प्रोडक्ट चाहिए। मतलब बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन पहले प्रोडक्ट से आखिरी प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अपने को करना होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए क्या करेंगे, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे। तो अपन किसको लेकर आएंगे, अपन लेकर आएंगे KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो वी हैव दिस एज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम, OH माइनस के साथ। ये जो पार्ट है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, सीधा आपके पास होगा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ ये हो जाएगा COOH। इवन जो एक कार्बन आपका अलग हुआ है वो अलग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बट मेन आपका ये प्रोडक्ट बन गया विच इज बेंजोइक एसिड। इसको आपने बनाने के लिए निकले थे। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज बेंजोइक एसिड। तो ये आपका क्या बन गया भाई, बेंजोइक एसिड बन गया। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर COH, ये आपका क्या कहलाएगा मॉलिक्यूल, पूरे तरीके से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्लियर हो गया। बेंजोइक एसिड कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लेट्स मूव टू अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज एसिटोफिनॉन। आपके पास एसिटोफिनॉन है, तो आप एसिटोफिनॉन से कैसे बनाओगे। अगेन ये कीटोन है आपके पास, और कीटोन को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सेम प्रोसीजर होगा आपके पास। दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकेंड वाला एसिटोफिनॉन से बनाना है, तो एसिटोफिनॉन से कैसे बनेगा यहां देखेंगे। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, ये हो गई बेंजीन रिंग। एसिटोफिनॉन मींस इसके ऊपर कीटोन बनेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हो गया आपका एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन। तो ये हो गया आपका एसिटोफिनॉन, ठीक है। अब एसिडोफिनॉल आपके पास अगर हो गया है तो इसको आप क्या करोगे, फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, क्योंकि ये भी कीटोन है। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा जो आपने यहां यूज किया था, क्योंकि ये भी कीटोन है और कीटोन भी यहां पर क्या कर लेगा, अपने आप को कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कीटोनिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो यहां पर क्या दे देगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गई बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। सो दिस बिकम्स योर बेंजोइक एसिड, दिस बिकम्स योर बेंजोइक एसिड। प्लस ये जो CH3 है ये भी अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, तो इट बिकम्स COOH। मतलब मोटे रूप में यहां पर सीधा ऑक्सीडेशन करना है हमको, सीधा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां में रिस्पेक्टिव इथाइल बेंजीन भी कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, एसिटोफिनॉन भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां पर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। लेट्स मूव टू दी थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे क्या कहता है भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। थर्ड पार्ट कहता है वी हैव ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। तो यहां पर हमारे पास जो है हेलोएरीन है, और हेलोएरीन को हमें कार्बोक्सिलिक में करना है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से कन्वर्ट होगा। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ब्रोमोबेंजीन इज बेंजीन और उसके ऊपर ब्रोमीन, सो दिस बिकम्स ब्रोमोबेंजीन। हमारे पास ये बेंजीन हो गया और बेंजीन के ऊपर ये आ गया ब्रोमीन, सो दिस बिकम्स
ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन को क्या करेंगे हम, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब इसको अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में बनाते हैं। तो देखो आर और बी आर तो है ही, तो बस मेटल चाहिए मैग्नीशियम का, तो सीधा मैग्नीशियम मेटल अपन दे देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक बन गया तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आ जाएगा, बड़ा सिंपल है वो। तो यहां पर पहले अपन क्या करेंगे, Mg को इसमें ऐड करेंगे, और Mg को ऐड करेंगे तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, ये कौन सा बन गया आएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो दिस बिकम्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया आपका, इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बहुत सिंपल है, इंटरमीडिएट बनेगा एक एडक्ट प्रोडक्ट। और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड में बेंजीन के ऊपर एक कार्बन चाहिए। वो कार्बन कब आएगा, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इस पर ऐड होगा। कैसे ऐड होगा वो समझ ले, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन चाहिए ना बेंजोइक एसिड के लिए। पहले तो सब में कार्बन था, पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे इसमें देखो यहां कार्बन था, इसमें यहां इथाइल में कार्बन था, तो वहां कार्बन हमने ऐड नहीं करना पड़ा था, बट यहां हमें कार्बन को स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। ये कार्बन को हमने ऐड करा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, तो ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। उसके साथ यहां से बॉन्ड टूटेगा, MgBr पर प्लस आएगा और इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। कुछ नहीं होगा, ये जो कार्बन है ये इधर जुड़ जाएगा, ये जो O है वो MgBr के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे आप मॉलिक्यूल क्या बनेगा, यहां पर आपके पास हो गई बेंजीन रिंग एज इट इज, यहां पर आपके पास हो गई बेंजीन रिंग एज इट इज। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ कौन है यहां पर, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर चला जाएगा कार्बन, ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एक तरफ है ही, और सिंगल बॉन्ड यहां बचेगा, यहां सिंगल बॉन्ड O बचेगा, और O के साथ नेगेटिव के साथ MgBr अटैक करेगा, तो इट बिकम्स OMgBr। अब ये एक इंटरमीडिएट है, ये कौन है आपका यहां पर एक इंटरमीडिएट है, तो दिस इज योर इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, इंटरमीडिएट बनने के बाद बड़ा सिंपल खेल है, क्योंकि आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, पानी देकर तोड़ देना है। तो पानी देकर जैसी तोड़ोगे तो यहां पर आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो आपको यहां पर सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, बोले तो H3O प्लस से रिएक्ट कराना है। हाइड्रोलिसिस बोले तो H3O प्लस से रिएक्ट कराना है, मतलब H2O बेसिकली एसिडिक मीडियम में, तो H2O एसिडिक मीडियम में जाएगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा MgOHBr, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड का MgOHBr, प्लस बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग, ऊपर C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, और साइड में आप देखोगे तो देखो OH दिख रहा है आपको, तो यहां पर क्या बन जाएगा OH। तो ये हो जाएगा आपका कौन, बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका कौन, बेंजोइक एसिड। तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, जो कि आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। तो ये किससे बना, आपका ब्रोमोबेंजीन से बना। ये मेथड थोड़ी सी अलग है, पिछली हम सारी मेथड में ऑक्सीडेशन करते आ रहे थे, बट इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में तब्दील किया। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जैसे ये तब्दील होगा तो वहां पर हमने इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन चाहिए था, और बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अगर ऐड करना है तो आपको CO2 मॉलिक्यूल से ही उसको ऐड रिएक्ट करवाना पड़ेगा।
जैसे ही CO2 इस पर अटैक करेगा, यहां पर आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट को आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, सिंपल वाटर के प्रेजेंस में ऐड कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, तो वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, MgOH का एक बाय प्रोडक्ट देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड का, लेकिन एक मेन प्रोडक्ट देगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो यहां पर बेंजोइक एसिड का एक मेन प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द थर्ड रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट था जिसमें हमें ब्रोमोबेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना था। सो फाइनली वी हैव डन दैट थिंग कि ब्रोमोबेंजीन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया है। आगे चलते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है दैट इज फिनाइलिथीन, स्टाइरीन जिसको आप बोलते हो, फिनाइलिथीन को आप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे। अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिनाइलिथीन मतलब वही, जैसे इथाइल बेंजीन था वैसे ही लगभग फिनाइलिथीन है, बस इथाइल बेंजीन में वहां पर सैचुरेटेड था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था इथाइल पार्ट में, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अंतर कुछ नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। और हमें पता हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज एक ही तरीके से करना है बेंजोइक एसिड में, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। वो कौन है? KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो बस आपको यहां पर वही रिएक्शन करनी है जो अभी आप पहले दो पार्ट में किए थे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए तो हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि स्टाइरीन था। स्टाइरीन क्या होता है? इथाइल बेंजीन, फिनाइलिथीन बल्कि कहना चाहिए, सॉरी। तो दिस इज फिनाइलिथीन, ये आपका फिनाइलिथीन हो गया, मतलब ऊपर दो कार्बन है तो अनसैचुरेटेड होगा, और ये फिनाइलिथीन हो गया आपको, जिसको आप स्टाइरीन भी कह सकते हो। दिस इज फिनाइलिथीन, और इसको आप स्टाइरीन भी कह सकते हो। तो दिस इज स्टाइरीन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें चाहिए ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो वी हैव दिस एज KMnO4 इन बेसिक मीडियम। रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा यहां पर देखेंगे, ये हो गई आपके पास बेंजीन की रिंग, ऊपर चला गया COOH। ये जो एक पार्ट बचेगा ये भी अपने आपको ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन मेन आपका ये चीज हो गई विच इज योर बेंजोइक एसिड। तो यहां पर ये भी क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो फिनाइल इथीन जिसको स्टाइरीन कहते हैं, ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। सो दिस विल गिव यू बेंजोइक एसिड। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो चारों क्वेश्चंस हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। स्टाइरीन से भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का कॉमन मेथड था, सब में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी बाय स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन बेसिक मीडियम। लेकिन जो थर्ड था ब्रोमोबेंजीन, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आया, और थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि हमने उसको पहले ऑर्गेनोमेटालिक में कन्वर्ट करा, ऑर्गेनोमेटालिक में कन्वर्ट करने के बाद CO2 ऐड किया, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कार्बन भी चाहिए था, तो CO2 ऐड करा, और CO2 ऐड करने के बाद जो इंटरमीडिएट बना उसको हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो उसके बाद हमें वहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड का एक बाय प्रोडक्ट मिला, और बेंजोइक एसिड का एक मेन प्रोडक्ट मिला। तो ये चीज हमें यहां पर मिल गई। एंड देन वी हैव दिस एज फिनाइलिथीन स्टाइरीन, जिसका फिर से फर्दर हमने ऑक्सीडेशन किया KMnO4 और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले भैया, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहां पर भी हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया है, समझ लिया है। स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर आगे और चर्चा करते हैं। तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। यहां पर हमारा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द इंटेक्स का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 थे इंटेक्स का, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which acid of each pair shown here would you expect to be stronger? आपको एसिडिक नेचर बताना है कि इनमें से जो पेयर्स आपको दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, उन पेयर में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। तो उससे पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले हम कंसेप्ट को समझ लें, जो कंसेप्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में भी समझा था, कि यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH, और इसके साथ अगर आपने लगा दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा,
जिसकी वजह से इन रिटर्न कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जो कि फर्दर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगी, जो कि फर्दर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगी। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये H+ बड़ी आसानी से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना, और ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के कारण, क्योंकि EWG जो दिखाएंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे, तो ऑक्सीजन कैसे भी इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे। तो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए हाइड्रोजन से जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और हाइड्रोजन को H+ बनाकर रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से ड्यू टू विच द एसिडिटी विल इंक्रीज, ड्यू टू विच एसिडिटी विल इंक्रीज, जिसकी वजह से जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो एसिडिटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ उतनी जल्दी रिलीज हो जाएगा, H+ उतनी आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर उतनी कम होती जाएगी। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो ऑक्सीजन अपने अंदर के से H+ को रिलीज कर देगा। हालांकि इस कंसेप्ट को हमने कॉन्जुगेट जो एसिड, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इस एसिड का, वो स्टेबल होता है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जिसको हमने समझाया आपके एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो एक हमने टॉपिक पढ़ा है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक समझाया है कि आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो, और चूंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो कि O- होगा, COO-, वो CO- का जो नेगेटिव है वो डिस्पर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। आप ऐसे भी समझा सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी समझा सकते हो। ये दोनों ही रोल प्ले करेंगे आपके क्या बताने के लिए कि जब भी EWG होगा तब एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। तो विथ EWG द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस। सो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH will be directly proportional to number of EWG groups, और EWG ग्रुप्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना इस कार्बन के करीब होगा, जितना करीब होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। जितना इस कार्बन, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल का जो कार्बन है C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जितना ये पास में होंगे उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो जितनी ये पास होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, उतनी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एसिडिटी ऑफ RCOOH। क्लियर हो गई बात? एक बात तो क्लियर हो गई। फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अगर उनको हम देखें कि वो लगे हैं हमारे C डबल बॉन्ड O और OH के साथ, तो प्रॉब्लम इनके साथ ये जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। किस पे बढ़ाएंगे? पहले कार्बन पे बढ़ाएंगे, फर्दर कार्बन आगे देकर वो किसको पर बढ़ा देगा? ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा। तो सडनली ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पर इंक्रीज होगी, ऑन ऑक्सीजन एटम विल इंक्रीज। अगर ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ऑक्सीजन एटम पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये हाइड्रोजन को फिर रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर वो रिलीज कर देता है तो हाइड्रोजन H+ बन के रिलीज होगा, और अगर H+ बन के रिलीज होगा तो फिर ऑक्सीजन जो होगा वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। मतलब उस पर पहले से ही नहीं संभल रहे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि EDG भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और फिर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अगर वो रख लेगा तो वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो नहीं चाहेगा EDG के साथ में कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखे, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर रहेगा, हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा। और जब तक हाइड्रोजन H+ बन के रिलीज नहीं होगा तब तक एसिड नहीं होगा। मतलब यहां पर एसिडिटी कम होगी, यहां पर एसिडिटी कम होगी।
और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो H+ चला गया तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया COO माइनस, EWG COO माइनस, और जो कार्बोक्सिलेट आयन एक कॉन्जुगेट बेस होगा क्योंकि वो एसिड से बना है तो H+ जो एक्सेप्ट कर सकता है अब तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स करने की जगह उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे। मान लो ये H+ यहां से चला जाता है तो O पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये O चाहता है इसका माइनस डिस्पर्स हो जाए, थोड़ा सा फैल जाए, ताकि O को स्टेबिलिटी मिले और कोई H+ वापस इस पर अटैक करने ना आए। तो ये चाहता है O अपने ऊपर का माइनस डिस्पर्स कर दे, जो कि EWG में हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो चाहते थे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाना, तो जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव इधर डिस्पर्स हो गया था। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव है ये डिस्पर्स नहीं होगा, उल्टा EDG बोलेंगे भाई साहब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छोड़ो, हम तो अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन भी तुम रख लो, हम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और नेगेटिव चार्ज चूंकि डिस्पर्स नहीं होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल नहीं होगा। और हमें पता है अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हुआ तो फिर स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा, एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल इंक्रीज ड्यू टू विच the acidity will decrease। तो एसिडिटी इस वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एसिडिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। तो एसिडिटी विल डिक्रीज, तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिटी को आप एसिडिटी ऑफ RCOOH, एसिडिटी ऑफ RCOOH विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, will be inversely proportional to electron donating और electron repelling group। ये कंडीशन भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो सिंपल तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिडिटी बढ़ाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होंगे वो एसिडिटी घटाएंगे। और इन दोनों की पोजीशंस भी मैटर करेगी, जितना ये कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब होंगे, जितना ये कार्बोनिल कार्बन के करीब होंगे उतना इंपैक्ट ज्यादा देंगे। जैसे EWG से एसिडिटी बढ़ती है तो जितना EWG वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O के करीब होगा उतनी एसिडिटी बढ़ाएगा। एंड रिवर्स कंडीशन में, कॉन्ट्ररी कंडीशन में, जितना EDG वाला ग्रुप कार्बोनिल के करीब होगा उतनी एसिडिटी घटाएगा, उतनी कम करेगा। ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा दोनों का, ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा दोनों का। कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर हो गया? बस अब यही कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना है सारे क्वेश्चंस में। कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन यहां पर है, 2 क्वेश्चन आगे, 4 क्वेश्चन है। बस इसी कंसेप्ट को हमें समझना है, इसी कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना है जो अभी हमने समझा है। ठीक है, चले पहला पेयर हम लोग देख लेते हैं। वी हैव CH3COH एंड CH2FCOH। यहां पर देखें, यहां पर देखेंगे आप, पहला वाला ग्रुप मैं बना रहा हूं यहां पर, उसका फिर सेकंड स्लाइड में कर लूंगा। ये अभी सिर्फ कंसेप्ट हमने समझा है, तो इसको अपन बना लेते हैं पहले। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O और OH एंड दिस इज CH2 F C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहां पर अंतर देखो दोनों में, एक में CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि अनडाउटेडली प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आई इफेक्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा CH3, क्योंकि ये आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी घटा देगा। जबकि यहां पर आप देखोगे कि कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो आपका प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं दिखाएगा, कार्बन दिखाएगा जो अपनी तरफ से दिखाएगा। लेकिन यहां कार्बन छोड़ो, कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है भाई, और बड़ी बात है, और फ्लोरीन दिखाता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब फ्लोरीन बोलेगा भाई साहब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और फ्लोरीन अगर माइनस आई दिखाएगा तो इन रिटर्न ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो कि कार्बन से खींचेगा, कार्बन बगल वाले कार्बन से खींचेगा, बगल वाला कार्बन कार्बोनिल का ऑक्सीजन से खींचेगा, तो ऑक्सीजन H+ बनाकर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इनको, H+ निकालकर वो इलेक्ट्रॉन H का खुद के पास रखकर दे देगा यहां पर। तो इसका मतलब ये एसिडिटी क्या होगी, बढ़ाएंगे, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं अगर इसमें,
तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी इसके मुकाबले, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो अगर पूछा जाए इनमें एसिडिटी किसकी ज्यादा है, तो 100% जो एसिडिटी है वो किसकी ज्यादा है, वो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, इस वाले की एसिडिटी ज्यादा है। जो CH जो फ्लोरीन है आपके साथ, फ्लोरीन वाला 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड वाला 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड ज्यादा है, तो मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा है, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और सिंपल एक ही एलिमेंट की वजह, एक ही एटम की वजह से, फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन है और एक तरफ CH3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, ना खुद से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना वो खुद को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जरूर कर लेगा, और विड्रॉ कर लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वहां पर एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वहां एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। सो दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिटी। कंसेप्ट क्लियर हो गया एसिडिटी को लेकर, बहुत शानदार। तो अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो इसमें कौन सी एसिडिटी ज्यादा होगी, CH2FCOOH की एसिडिटी ज्यादा होगी। अब इन द सेम वे सेकेंड वाला अगर ग्रुप देखो तो एक है CH2FCOOH, एक है CH2ClCOOH। मतलब दोनों में आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, लेकिन एक में फ्लोरीन है और एक में क्लोरीन है। एक है आपके पास CH2FCOOH, ये सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, और दूसरा है CH2Cl और यहां पर C डबल बॉन्ड और OH। अब देखो दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, चाहे क्लोरीन की बात कर लो या फ्लोरीन की बात कर लो, दोनों को माइनस आई इफेक्ट दिखाना है। दोनों को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना है, पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन, पुल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम होगी, जिससे एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी, जिससे एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। लेकिन अब दोनों में किसका माइनस आई इफेक्ट प्रबल है, कितना, किसका माइनस आई इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग है, उसके हिसाब से एसिडिटी डिसाइड होगी। तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन का अच्छा है एज कंपेयर टू क्लोरीन से। तो क्लोरीन की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, फ्लोरीन की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी चूंकि ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाला जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये कम एसिडिक होगा। ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये वाला आपका कम एसिडिक होगा। तो दिस विल बी द डिफरेंस। तो यहां पर अगर आप देखोगे माइनस आई इफेक्ट, तो यहां पर जो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन is more powerful than minus I effect of chlorine, तो फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है, इट इज मोर पावरफुल। माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मोर पावरफुल, देयरफॉर CH2FCOOH is more acidic than, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा किसके मुकाबले, is more acidic than CH2Cl COOH। तो ये ज्यादा आपका क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो CH2F इज मोर एसिडिक देन CH2ClCOH, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों में कौन एसिडिक ज्यादा है, आपका फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन वाला इज मोर एसिडिक, तो ये वाला जो है ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना भाई, और जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो ज्यादा अच्छा डोमिनेटिंग होगा, मतलब वो अच्छा एसिडिक नेचर होगा। तो इसका एसिडिक नेचर अच्छा होगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट्स हम एक साथ ले लेंगे। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। थर्ड क्वेश्चन इसी में, मतलब 8th क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। CH2F CH2 CH2COH CH3CHF CH2COH, दोनों में फ्लोरीन है, लेकिन आप देखोगे कि फ्लोरीन की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस है, जो फ्लोरीन की पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। देखोगे आप यहां पर थर्ड क्वेश्चन, तो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहां पर देखो आप, वी हैव दिस एज CH2F, फिर एक CH2 है, फिर एक CH2 है, और फिर आपका C डबल बॉन्ड O और OH है।
ठीक है। दूसरे में अगर आप देखोगे, दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो दूसरे में आपको क्या दिखेगा, CH3 है, CH3 है, CH है, इस CH के साथ एक फ्लोरीन है, फिर बगल में एक CH2 है और फिर आपका COOH है। अब आप दोनों में देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखेगा, अंतर देखने को देखोगे तो सिर्फ एक चीज का डिफरेंस दिखेगा कि फ्लोरीन की पोजीशन बदली हुई है। इस वाले में फ्लोरीन 1, 2 और 3 यानी कि थर्ड कार्बन पर है, जबकि इस वाले में फ्लोरीन देखोगे तो 1, 2, 3 और फोर्थ कार्बन पर है। और दोनों में फ्लोरीन हमें पता है अल्टीमेटली फ्लोरीन है तो शो कौन सा करेगा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाएंगे, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि कौन किसके कितना करीब है, मतलब कौन कार्बोनिल पार्ट के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करीब है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल के करीब होगा, जितना करीब होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर खींचना है तो पास रहकर खींचोगे तो अच्छे से खींच पाओगे, अगर दूर रहकर खींचना है किसी से इलेक्ट्रॉन तो मुश्किल से खींच पाओगे। और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन खींच जाए, क्योंकि एसिडिटी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अच्छी बतानी है तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ही खेल है भाई। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों में है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें थर्ड कार्बन पर है, जबकि इसमें दूर है फोर्थ कार्बन पर है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो इट इज मोर एसिडिक, तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये मोर एसिडिक होगा इस वाले के मुकाबले, तो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन थर्ड पोजीशन पर है। तो पोजीशन भी मैटर करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो होना जरूरी है अगर एसिडिटी बढ़ानी है, लेकिन जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर आप दोनों की रिलेटिव पोजीशन देखोगे, जिसमें कार्बोनिल वाले पार्ट, क्योंकि कार्बोनिल की तरफ से ही तो एसिडिक नेचर दिखाई देगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, बल्कि कहना चाहिए नॉट कार्बोनिल पार्ट बल्कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यही तो मेन एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे दूर रहा तो फिर बहुत मुश्किल होगी इसके एसिडिक नेचर को दिखाने के लिए, लेकिन अगर पास रहा तो एसिडिक नेचर अच्छे से दिखाएगा, क्योंकि फ्लोरीन पास है तो एसिडिक नेचर अच्छे से दिखाएगा। तो ये पूरा खेल होता है COH का। दिस इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये वीकर एसिड हो गया। तो इस केस में कौन जीत गया भाई? इस केस में हमारा ये वाला, फ्लोरीन दोनों में था लेकिन ये 3 फ्लोरो वाला जीत गया। दिस इज 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज 4 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। नामकरण अगर देखें तो नाम में इसका 4 फ्लोरो आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन है। 4 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड एंड दिस इज 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम है 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो थर्ड पोजीशन पे ही हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया कंसेप्ट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू दी फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ करते हैं आखिरी क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि इसमें बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में एक CF3 लगा हुआ है और एक बेंजोइक एसिड में CH3 लगा हुआ है। बहुत ऑब्वियस है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक में बेंजोइक एसिड के साथ COOH है, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, और CF3 लगा हुआ है 3 फ्लोरीन ग्रुप से। जबकि इसमें आप देखोगे तो COOH ग्रुप यहां पर भी है, COOH ग्रुप यहां पर भी है, और यहां पर आपके पास है CH3, यहां पर आपके पास है CH3। तो ये CH3 ग्रुप है आपके पास। अब आप देखोगे कि CH3 ग्रुप तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से लगा हुआ है, और हाइड्रोजन ना तो प्लस आई दिखाएंगे ना माइनस आई दिखाएंगे, लेकिन यहां अगर फ्लोरीन को देखोगे तो ये माइनस आई दिखाएगा, और फ्लोरीन अगर माइनस आई दिखाएगा तो 3 जगह से माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। बोले तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां तो रीजंस बड़े क्लियर है कि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो इट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसमें कौन कहानी जीत गया, कौन केस जीत गया? ये वाला फ्लोरीन। क्योंकि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, जितने माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स होंगे, जितने माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स होंगे, ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर 3 फ्लोरीन है। बाकी बेंजोइक एसिड तो सेम है, इसमें भी बेंजोइक एसिड है, बस नीचे यहां पर CF3 है, जबकि यहां CH3 था। और हाइड्रोजन ना तो प्लस आई दिखाते ना माइनस आई दिखाते, कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, जबकि फ्लोरीन 100% माइनस आई दिखाते हैं। तो तीनों फ्लोरीन यहां पर माइनस आई दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोक्सिल ग्रुप की कम कर देंगे। मेनली कार्बोक्सिल में जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, तो वो ऑक्सीजन मजबूर हो जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन वापस पाने के लिए। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को मजबूरी में H+ बना के निकाल देगा और खुद के ऊपर माइनस चार्ज ले आएगा। हाइड्रोजन को H+ बना के निकाल देगा और खुद के ऊपर माइनस चार्ज ले आएगा। तो इस हाइड्रोजन का H+ यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, इट विल बी मोर एसिडिक, इट विल बी मोर एसिडिक देन दिस वन। ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके मुकाबले। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है? तो यहां पर ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो कौन यहां पर बाजी मार गया भाई? ये वाला मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज द करेक्ट आंसर। ये वाला मॉलिक्यूल बाजी मार गया। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये एसिडिक नेचर था, ये एसिडिटी थी जो हमने डिफरेंट पेयर्स में बात कर ली है, डिफरेंट तरीके से हमने देख लिया और समझ लिया। बेसिक कंसेप्ट इज कॉमन फॉर ऑल। कॉमन कंसेप्ट ये है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दिस वाज द कॉमन कंसेप्ट। बस इसी कंसेप्ट पर हमें क्या करना है, एसिडिटी को बताते हुए चलना है। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें एक स्लाइड का। 8th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहां पर है विद कंसेप्ट, तो कंसेप्ट का भी फोटो ले लें और क्वेश्चन के सोल्यूशन का भी फोटो ले लें। सेकंड क्वेश्चन ये रहा भाई, सेकंड क्वेश्चन यहां पर ये रहा, सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे अपन। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे। देन वी हैव दिस एज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन किया है यहां पर। एंड देन वी हैव फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन। तो फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने देखा है। तो इसी के साथ हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट होता है इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस। इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम लोगों ने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए और पूरे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर एंड क्वेश्चन, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिन्हें आप कहते हो, वो क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि 4, 5, 6 क्वेश्चन एक पार्ट में करें, फिर अगले 4, 5 क्वेश्चन एक पार्ट में, फिर अगले 4, 5 एक पार्ट में, पार्ट वाइज उनको लाएंगे ताकि हर क्वेश्चन का एक डिटेल एनालिसिस आपको दे सके। बट नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर दी चैप्टर एंड क्वेश्चंस। तो चैप्टर एंड क्वेश्चंस हम लोग वहां पर जरूर देखेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म में जहां नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो YouTube पर तो आप पढ़ ही सकते हो क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल है। साथ ही आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा जिसमें सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस ही नहीं होंगे, बल्कि इसमें चैप्टर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किए उनका डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, चैप्टर जो खत्म हो जाता है उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेस्ड होती हैं वो सीरीज, जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस होती है वो सीरीज, मतलब आपको पूरा एक कोर्स मिल जाता है वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। वहीं पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है और वन शॉट रिवीजन जिसको आप चाहते हो, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए, वो सेशंस भी आपको वेबसाइट पर मिलते हैं। और ये सारे सेशंस मिलते हैं वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना, कोई फीस पे नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। किसी से भी एक्सेस हो जाएंगे सारे लेक्चर्स आपके। और साथ ही वहां पर अब आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, जो कि YouTube पर पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए वेबसाइट विजिट करना ही पड़ेगा। और साथ ही आपको बुक्स और ई बुक्स भी वहां से क्या हो जाएंगे, आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो बुक्स और ई बुक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलती हैं वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और वेबसाइट पर आप डायरेक्ट होंगे। तो वेबसाइट को जितना हो सके आप एक्सप्लोर जरूर करें।
और सिर्फ खुद तक नहीं करना भाई, लोगों तक भी पहुंचाना है। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल बनाए, सब पर जाकर वेबसाइट का लिंक magnetbrains.com और यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।